बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का 20 मिनट के शो में। इससे पहले एक सीरीज चलती थी 10 मिनट के शो की, और प्री की परीक्षा में आप सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई, ऐसा आप सभी ने कहा। इसीलिए उसी तर्ज पर मैं नई सीरीज लेकर आया हूँ। ये है आपकी 20 मिनट सीरीज। इसमें हम पॉलिटी के 4 सवालों पर बातचीत करेंगे। 4 सवालों पर चर्चा होगी, ढेर सारे फैक्ट और ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो उन सवालों के आसपास के हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उद्देश्य यही है, आपके भीतर पॉलिटी की बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। यदि आप यूपीपीसीएस प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 के लिए, यदि आप बीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यदि आप आरओ यारो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सुबह सवेरे 7 बजे होती है चाय की चुस्कियों के साथ, लेकिन कभी भी दिन में आपको मौका मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। और ये सीरीज अगर आप देखेंगे, लगातार देखते रहेंगे, तो पॉलिटी के अंदर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि मेरा दावा है कि आपकी एक्यूरेसी 99% रहेगी। तो ध्यान रखिए, कल से आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मान लीजिए सुबह 7 बजे आप नहीं देख पा रहे हैं, इसी बहाने आप सुबह 7 बजे उठ के देखें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुबह 7 बजे अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, तो 24 आवर्स में आप 20 मिनट जरूर निकाल सकते हैं। विपुल त्रिपाठी के इस 20 मिनट शो के लिए आप समय निकालिए और अपने भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 सवाल जो 40 बना दें। 4 सवाल जो 40 बना दें, यहाँ मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि 4 सवाल की व्याख्या में जो बातें आप सुनेंगे, वो बातें आपके रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो बातें प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो बातें भविष्य में जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल लिखा हुआ है लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में, अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा भंग होने के बाद भी वो अपने पद पर बना रहता है। ही कंटिन्यू इन ऑफिस इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। उसके हटाने के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त है, यानी रिमूवल के लिए सिंपल मेजोरिटी पर्याप्त है, यानी साधारण बहुमत पर्याप्त है। तो सबसे पहले पहले स्टेटमेंट पर आते हैं कि यदि आप बात करें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा भंग होने के बाद भी बना रहता, तो देखो एक बात समझिएगा, लोकसभा अध्यक्ष का पद एक ऐसा पद है कि जो कि लोकसभा भंग होने के बाद भी बना रहता है। लोकसभा भंग होने के साथ लोकसभा अध्यक्ष का पद भंग नहीं होता। फिर से सुनिएगा, लोकसभा भंग होने के साथ लोकसभा अध्यक्ष का पद भंग नहीं होता, यानी वो अगली नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक पद बना रहता है। अगली नई लोकसभा के पहली बैठक के ठीक पहले तक पद बना रहता है। तो लोकसभा भंग होने के बाद भी अपने पद पर बना रहता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है। लोकसभा में संचालन, लोकसभा में अनुशासन मेंटेन करना, ये इसकी जिम्मेवारी है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण करता है कास्टिंग वोट, यानी मत जब बराबर हो जाते हैं तो ऐसी दशा में ये वोट करता है। ऐसी शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष के पास होती हैं। लोकसभा अध्यक्ष को यदि आप हटाने की बात करें तो लिखा हुआ साधारण बहुमत पर्याप्त है। तो कैसे हटाया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को, ये आप देख लीजिए कि क्या प्रक्रिया है लोकसभा अध्यक्ष के हटाने की। तो देखो, रिमूवल ऑफ द स्पीकर, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है, वैसे ही लोकसभा के उपाध्यक्ष को यानी डिप्टी स्पीकर को भी वैसे ही हटाया जाता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि 14 दिन की पूर्व सूचना देते हैं, यानी 14 डेज बिफोर सूचना देते हैं। फिर प्रस्ताव ले आते हैं, यानी रेजोल्यूशन पास करते हैं लोकसभा में। लोकसभा में प्रस्ताव लाते हैं, कहाँ? लोकसभा में प्रस्ताव लाते हैं और उसे इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित करते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी का क्या मतलब होता है? प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत से पारित करते हैं। प्रभावी बहुमत मींस कि टोटल माइनस वैकेट बाई 2+1, यानी कुल माइनस रिक्ति बटे 2 धन 1, इसे हम प्रभावी बहुमत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुल संख्या है सदन की, मान लो कुल संख्या है 543। अब 543 कुल संख्या है, इसमें 3 सीटों पर चुनाव नहीं हो पाए हैं, तो कितना हुआ? 540। कुल मिलाकर कहने का ये अर्थ है कि कुल संख्या माइनस रिक्ति, रिक्ति और अनुपस्थित में डिफरेंस होता है। रिक्त का मतलब है कि कोई किसी की मृत्यु हो गई है, इस्तीफा दे दिया है या चुनाव नहीं हो पाए, वो रिक्त है। अब्सेंट का मतलब है नहीं आए हुए हैं, डेट पे गए हुए हैं, वो अब्सेंट है। ठीक है। तो टोटल माइनस ब्रैकेट बाई 2+1, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, और इसे लोकसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना होगा। लक्ष्मीकांत सर को यदि आप पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि तत्कालीन सदस्यों का कुल बहुमत, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है इफेक्टिव मेजोरिटी।
इफेक्टिव मेजोरिटी से यदि पारित हो जाएगा तो लोकसभा का अध्यक्ष हट जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट नहीं कहते, महाभियोग नहीं कहते, एक जनरल प्रोसेस है जो लोकसभा में किया जाता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को ऐसे ही हटाया जाता है। पूछ रहा है कि उनके हटाने के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त है, तो ये गलत हो जाएगा। साधारण बहुमत नहीं चाहिए, बल्कि कैसी मेजोरिटी चाहिए भैया? इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए हटाने के लिए। यानी हटाने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? प्रभावी बहुमत चाहिए हटाने के लिए। अब नीचे लिखा हुआ उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, ये भी ध्यान रखना, यहां भी जाल बिछा रहता है। कौन सा कथन गलत है? सत्य नहीं पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो गलत कौन सा है? ये टू गलत है, तो इसमें ओनली टू आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, पहला उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ऑफ द लोकसभा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात हो रही है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यदि आप प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की बात करें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत प्रेसिडेंट करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसी प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री नियुक्त किए जाएंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसी प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री नियुक्त किए जाएंगे। यहां एक बात आपको बखूबी समझनी है कि पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, फिर प्रधानमंत्री जिसे जिसे कहेगा वो अन्य मंत्री बनेंगे। तो अब सवाल उठता है कि अन्य मंत्री तो पता चल गया कौन बनेगा, जिसे प्रधानमंत्री कहेगा, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो भारत देश में संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति बनता है जो बहुमत दल का नेता हो। बहुमत दल का नेता। बहुमत दल का नेता कौन होता है? ऐसी पार्टी या ऐसा गठबंधन जिसे बहुमत प्राप्त होता है। ऐसी पार्टी या ऐसा गठबंधन जिसे मेजोरिटी मिलती है, उसके सदस्य जिसे अपना नेता चुनते हैं, वही बहुमत दल का नेता होता है और उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है, क्योंकि वही मेजोरिटी दिखा सकता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि संसदीय प्रणाली में सरकार चलाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी बहुमत का सिद्धांत चलता है। और बहुमत का सिद्धांत ये कहता है कि इफ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं। मेजोरिटी गयो तो सरकार गयो। तो प्रधानमंत्री ऐसा ही व्यक्ति होगा जो मेजोरिटी साबित कर सकेगा। और मेजोरिटी कौन साबित कर सकेगा? ऐसी पार्टी या ऐसा गठबंधन, ऐसी पार्टी या ऐसा गठबंधन जिसके सदस्य बहुमत वाले हों, यानी जिसे बहुमत प्राप्त हो, उसके सदस्य जिसे अपना नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री होता है और वही बहुमत दिखा सकेगा। जैसे ऐसे समझिए कि लोकसभा में 543 सीट है, एक पार्टी है ए पार्टी को मिली 300 सीट, 300 सीट मिल गई, इसका मतलब मेजोरिटी मिल गई। मेजोरिटी मीन्स टोटल बाई 2+1। अब 300 सीट ए पार्टी को मिली। अब ए पार्टी के 300 लोग जिसे अपना नेता चुनेंगे उसी को कहेंगे बहुमत दल का नेता, और वही क्या बनता है? वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, यानी वही प्रधानमंत्री बनता है। क्लियर बात? तो कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे आते हैं। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और मिलान करिए। देखो, मिलान वाले सवाल आपके यहाँ यूपी पीसीएस में आता है, हर सब्जेक्ट से एक आध सवाल आ ही जाता है। तो वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और नीति आयोग। तो कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा स्टेटुअरी यानी वैधानिक निकाय है या सांविधिक है, और कौन सा कार्यपालिका द्वारा गठित निकाय है, ये आपको बताना है, मिलान करना है। तो देखो, इसके लिए थोड़ा सा समझिए जरा सा। यदि आप निकायों की बात करें तो आप ये देखेंगे कि भारत देश में आपको जनरली दो तरह के निकाय दिखाई पड़ते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय मतलब ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं, है ना, विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा होता है जिसे कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय का अर्थ ये है कि ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है,
उसे गैर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। लेकिन इसका मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल मत बोल दिया करिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है असंवैधानिक, और असंवैधानिक का मतलब होता है कि जो संविधान के खिलाफ हो। जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संगठन, ये संविधान के खिलाफ है। जो संविधान के खिलाफ होता है उसे असंवैधानिक कहते हैं, ठीक है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मैटर होता है जो संविधान में ना हो, और संविधान में जो नहीं है वो दो प्रकार का होता है। तो जो संविधान में नहीं है या तो वो लॉ के द्वारा बनेगा या तो वो आदेश के द्वारा बनेगा, ठीक है। लॉ के द्वारा बनता है तो उसे हम स्टेटुअरी बॉडी कहते हैं, या उसे हम वैधानिक निकाय कहते हैं, या उसे एक शब्द और कहा जाता है हिंदी में सांविधिक, ध्यान रखिएगा, सांविधिक निकाय कहते हैं। एग्जाम्पल, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट के तहत बनाइए, जो कानून के तहत बन रहा है उसे सांविधिक वैधानिक निकाय कहते हैं। और दूसरा ऑर्डर, ऑर्डर के तहत जो बनता है उसे गैर सांविधिक निकाय कहते हैं, या नॉन स्टेटुअरी बॉडी कहते हैं, या कार्यकारी आदेश के तहत बना हुआ निकाय कहते हैं, लाइक नीति आयोग। नीति आयोग के लिए कोई कानून नहीं बल्कि कार्यपालिका के आदेश के द्वारा ये आपका बना। तो आप समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। असंवैधानिक मत बोल देना। असंवैधानिक का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, यानी जो संविधान के खिलाफ हो, उसे असंवैधानिक कहते हैं। सवाल में आइए। सवाल आपका कह रहा है फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका कार्य होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण की सिफारिश करना। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, यानी कुछ 5 लोग होते हैं। चेयरमैन जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, 4 सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। योग्यता संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन पार्लियामेंट को अधिकार है कि संसद कानून बनाकर योग्यता का निर्धारण कर सकती है। मानवाधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत बना, ये वैधानिक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग 2015, ये कार्यपालिका आदेश के द्वारा बना, तो ये कार्यपालिका आदेश के द्वारा गठित निकाय है। तो सब सामने सामने ही मिल रहा है, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल आपका कह रहा है कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण हेतु आवश्यक है। अंडर आर्टिकल 312 क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज रिक्वायर्स, पहला, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति का आदेश। दूसरा लिखा हुआ है संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित कानून, पार्लियामेंट्री लॉज पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, उपस्थित और मतदान करने वाले के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित राज्यसभा का प्रस्ताव, राज्यसभा रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यानी न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई ऑल इंडिया सर्विसेज यानी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने के लिए इनमें से क्या जरूरी है। न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए क्या जरूरी है, तो समझिएगा। ऑल इंडिया सर्विसेज ऐसी सेवाएं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए होती हैं, लाइक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवाएं ये 3 भारत देश में आपको दिखाई पड़ती हैं। अब अखिल भारतीय सेवा ये 3 है, चौथी अगर बनानी है, जैसे इस समय डिमांड चल रही है इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की, कोई चौथी अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो कौन बना सकता है, संसद। लेकिन डायरेक्ट नहीं बना सकती। संसद तभी बना सकती है जब राज्यसभा उसको अथराइज करे, यानी पार्लियामेंट तभी बना सकती है जब राज्यसभा उसको अथराइज करे। राज्यसभा अपने यहाँ क्या लाए, राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए। अनुच्छेद 312 में यही शक्ति है। अनुच्छेद 312 ये राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है। राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए और प्रेजेंट एंड वोटेड के 2/3 मेजोरिटी से पारित कर दे, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करके संसद को इस बात के लिए अधिकृत कर दे यानी पार्लियामेंट को इस बात के लिए अथराइज कर दे
तो नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन किया जा सकता है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सकता है। फिर से सुनिएगा, राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करे, और उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करके संसद को शक्ति दे। ध्यान रखिएगा इस बात को, संसद को पार्लियामेंट अथराइज कर रही है, तो संसद को शक्ति दे तो संसद न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज यानी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन राज्यसभा नहीं कर रही है, राज्यसभा संसद को इस बात के लिए अथराइज कर रही है, यानी राज्यसभा संसद को इस बात के लिए अधिकृत कर रही है कि संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सके। तो देखिए सवाल पर आते हैं। ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है, राज्यसभा की एक स्पेशल पावर ये भी होती है 249, इसमें भी है कि संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। यदि राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए और उपस्थित और मतदान करने वालों के यानी प्रेजेंट एंड वोटेड के 2/3 मेजोरिटी से पास करके स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट को नेशनल इंटरेस्ट का, राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर दे, तो उस पर संसद कानून बना सकती है। तो 249 भी राज्यसभा की स्पेशल पावर है। तो यहाँ क्या लिखा है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति का आदेश गलत हो जाएगा, साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। यानी उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा राज्यसभा का प्रस्ताव, ये सही होगा आपका। संयुक्त बैठक ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपने किया 4 सवाल, इन 4 सवालों में ढेर सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। सवालों की व्याख्या सुना करिए, सवालों की व्याख्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये सीरीज लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप थोड़ा समय जरूर निकाल सकते हैं। तो थोड़ा समय आपने निकाला, आपने ये सेशन देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों के मध्य शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए, एक टीचर की ऊर्जा इसी से आती है कि जब उसके पास छात्रों का एक बड़ा हुजूम होता है। तो आपके भी कमेंट देख के मैं प्रेरित होता हूँ, मुझे ऊर्जा मिलती है, कुछ बेहतर करने की ऊर्जा मिलती है। तो जितना आप शेयर करेंगे उतना मेरे लिए अच्छा है। तो आप सभी से ये आग्रह है कि अभी ये नई नई सीरीज शुरू हुई है, तो इसे अपने दोस्तों के मध्य जरूर शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, और एग्जाम में चयनित होइए, देश समाज के विकास का माध्यम बनिए। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप स्कैन करेंगे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्लास का लिंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाता है, रोजाना क्लास का लिंक यहाँ आपको मिल जाता है। कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है तो यहाँ आपको मिल जाती है। यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई कोर्सेज वगैरह लेना है, कोई असुविधा हो रही है, कोई आप जानकारी चाहते हैं, या किसी भी प्रकार से मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप पे जुड़िए। वहाँ मुझे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट मैसेज करके भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन यूपीपीसीएस की करना चाहते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर मेरे भाई, हमारा स्टडी आईक्यू आपके लिए एक प्रोग्राम चलाता है। हमारा स्टडी आईक्यू आपके लिए एक प्रोग्राम चलाता है, दैट इज आरंभ। और इस समय चल रहा है आरंभ 16.0। इसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कर सकते हैं इस बैच के साथ जुड़कर। 2 तरह के बैचेस हैं, गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड में पूरा सिलेबस पढ़ने को मिलता है, लाइव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है, साथ ही साथ आपको मिलता है करंट अफेयर मैगजीन। लेकिन अगर आप प्लेटिनम में एनरोल करते हैं तो प्लेटिनम में आपको लाइव तो पूरा पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ एक फाउंडेशन कोर्स, एक प्री का कोर्स, एक एनसीईआरटी कोर्स, एक मेंस का कोर्स, एक एमसीक्यू कोर्स फ्री मिलता है। कैसे एनरोल करेंगे, studyiko.com पर जाइए, वहाँ सेलेक्ट करिए स्टेट पीसीएस, फिर सेलेक्ट करिए यूपी पीसीएस, और सारे बैचेज एक साथ दिखाई पड़ेंगे। आरंभ 16.0 में आप एनरोल कर सकते हैं। फीस ज़्यादा दिखेगी, इस फीस को अवेल करने के लिए आप ये कोड लगाइए VL लाइव। गोल्ड 11,999, प्लेटिनम 18,999, और ये बैच शुरू हो रहा है आपका 22 ऑफ दिसंबर से। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।